स्वागत दोस्तों, आगे सामने मोदी पे चलेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया है दावा 1-2 नहीं बल्कि 50 और विधायक आम आदमी पार्टी के टूटने वाले हैं। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या बड़े तर्क दिए गए हैं और आम आदमी पार्टी की खबर आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जमकर तारीफ हो रही है दोस्तों। और ममता बनर्जी पहले चरण के चुनाव में हुए बंपर वोटिंग को लेकर जमकर खुशी जाहिर कर रही है। बताएंगे उन्होंने क्या बयान दिया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के 73 सांसदों ने मिलकर नोटिस दिया है दोस्तों। एक बार फिर से चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पोस्ट से हटाने की मांग की गई है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी को जमकर खरी खोटी सुनाते नजर आए। तेजस्वी यादव ने कैसे बीजेपी के नेता विजय सिन्हा का नाम लेते हुए जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही आपसी फूट के कार्ड को खेलते हुए एक बयान दे दिया दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का टूट जाना और राघव चड्ढा का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना इस बात के संकेत देता है कि विपक्ष की राजनीति का केवल एक ही सत्य है और वो 10 जनपद रोड यानी सोनिया गांधी जी का आवास है। असली विपक्ष कांग्रेस पार्टी ही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी को लगे सियासी झटके के बीच में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया है दोस्तों। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वड़िंग ने दावा किया है कि सिर्फ 7 ही सांसद नहीं बल्कि 50 विधायकों ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ने का पूरा मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी के पंजाब इकाई के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष वड़िंग ने बताया कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सचेत रहे। ऐसा नहीं होगा कि आपके 50 विधायक एक ही दिन में बदल जाएंगे। ये तो सांसद गए हैं, अभी तो पार्टी के अंदर और फूट पड़ेगी। और उन्होंने दावा किया है कि कम से कम 50 विधायक अभी आगे लाइन में लगे हुए हैं। बंगाल का चुनाव खत्म होने के बाद पंजाब के चुनाव के नजदीक आते ही पलटी मारेंगे। और अगस्त को लेकर उन्होंने दावा किया है कि अगस्त के अंदर बड़ी संख्या में फूट होगी और आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायक अलग अलग पार्टियों में जाएंगे। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी में आने की कोशिश करेंगे। देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता राजा वड़िंग जो दावा कर रहे हैं दोस्तों, क्या उसे एक बात तय हो गई है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए एक बचा कुचा राज्य पंजाब भी उनके हाथ से निकल रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब से ही राज्यसभा के सांसद भेजे थे, जिसमें से 7 सांसद पलटी मार चुके हैं। और ऐसा पलटी मारने से पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर काफी कमजोर हो गई है दोस्तों। और आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस के नेता ने एक और नया धमाका किया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये बात है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके का शासन अरविंद केजरीवाल ने चलाया है पंजाब के अंदर एक काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। और जब राघव चड्ढा जैसे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के काम से नाखुश होकर पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, तो आम जनता का कितना बुरा हाल होगा पंजाब में दोस्तों, आप इसी बात से समझ सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक रही और एकजुटता के साथ में पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार अच्छे से किया और पार्टी के उम्मीदवारों को यानी अच्छे लोगों को टिकट दिया, तो फिर पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आम आदमी पार्टी से पंजाब में कांग्रेस पार्टी पहली बार बदला ले सकती है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करके पंजाब की कुर्सी हासिल कर सकती है। उस तरीके के समीकरण बन चुके हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी में आज तक की सबसे बड़ी फूट पड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने जोरदार तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का एक ही सत्य है और वो सत्य है 10 जनपद यानी सोनिया गांधी का आवास ही विपक्ष की राजनीति का एक मात्र केंद्र है। और यही सत्य है विपक्ष की राजनीति का मतलब अंतिम सत्य यही है 10 जनपद। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है दोस्तों, अगर विपक्ष की राजनीति करनी है तो कांग्रेस पार्टी को साथ में रखना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करने वाला विपक्षी पार्टियों का यही हाल होगा दोस्तों। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी ही पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है दोस्तों। और आज गुजरात में वोट डाले जा रहे हैं, उससे पहले पंजाब से खबर आने के बाद तो आम आदमी पार्टी का और बुरा हाल होने जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 10 जनपद रोड ही सत्य है और विपक्ष की राजनीति का मुख्य क्षेत्र है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने जमकर हुए वोटिंग को लेकर अपनी राय रखी है दोस्तों। ममता बनर्जी कहती है कि मुझे यह जानकर काफी खुशी हुई कि पश्चिम बंगाल के अंदर, उत्तर बंग इलाके के अंदर और झारग्राम के इलाके के अंदर पहले चरण में 152 सीटों पर बंपर वोट डाला गया। 92% तक वोट पड़ा। ममता बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए बंपर वोटिंग मतदान से संकेत मिला है कि तृणमूल कांग्रेस अभी से ही जीत की स्थिति में है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वह सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर दिल्ली यानी केंद्र की सतह पर विजय हासिल करेंगी। कोलकाता के वो बाजार इलाके के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं किसी पोस्ट को लेकर दिलचस्पी नहीं रखती हूँ, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दिल्ली में बीजेपी की
सरकार का अंत चाहती हूँ। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के इस दावे का खंडन किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भारी मतदान परिवर्तन का जनादेश है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये उनकी सरकार के विकास कार्यों का जनता के द्वारा दिया जा रहा एक समर्थन है और ये जनता के ममता बनर्जी को प्रति सम्मान को लेकर हो रहा बम्पर वोटिंग है। दोस्तों, दोनों पार्टियों के अलग अलग तरीके के दावे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें 2016 में से ही आम आदमी पार्टी में फूट देखने को मिल रही है। दोस्तों, बड़े बड़े नेता यानी जो आम आदमी पार्टी की स्थापना करते हैं वैसे लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। दोस्तों, ऐसे में उस समय में क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी नई नई पार्टी थी दोस्तों, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे और प्रशांत भूषण से लेकर योगेंद्र यादव अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे थे। तो आम आदमी पार्टी के समर्थक इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और बीजेपी का या कांग्रेस का एजेंट बता रहे थे दोस्तों। लेकिन अब प्रशांत भूषण से लेकर योगेंद्र यादव को सब याद करने लगे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर राजीव ध्यानी कहते हैं कि शांति भूषण, एडमिरल रामदास और प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, राजमोहन गांधी, अजीत झा, मेधा पाटकर और आशुतोष, मयंक गांधी, अंजलि दमनिया के साथ साथ संतोष हेगड़े, धर्मवीर गांधी, एसपी उदय कुमार सोनी शोरी और बली सिंह चीमा और लिंगराज प्रधान, ये सारे लोग। और दूसरी तरफ राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम सहनी जैसे लोग, यानी इन दोनों के बीच में आम आदमी पार्टी बटी रही। और इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि दोनों जो लोगों का ग्रुप आपने बताया है, दोनों में बुनियादी अंतर है। जो पहला ग्रुप आपने बताया जिसमें शांति भूषण, रामदास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव का नाम है, जिन्होंने पहले आम आदमी पार्टी छोड़ा था, उन्होंने बिना किसी पोस्ट के आम आदमी पार्टी छोड़ा था। यानी ऐसा नहीं था कि वो आम आदमी पार्टी किसी पोस्ट के लिए गए थे, उनको कोई नेता बनना था, राज्यसभा का मेंबर या सांसद या विधायक कुछ बनना था। ये सारे लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जब केजरीवाल के काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने दूरी बना ली। जबकि राघव चड्ढा और इनका जो पूरा ग्रुप है जिन्होंने आम आदमी पार्टी से अलग होकर बीजेपी ज्वाइन की है, ये सारे के सारे वे लोग हैं जब पुराने नेता पार्टी छोड़ रहे थे तभी ये लोग पार्टी में बने हुए थे, क्योंकि इनको पावर हासिल करना था, यानी सत्ता हासिल करना था। इनको राज्यसभा का मेंबर, लोकसभा का मेंबर बनना था। और आज राघव चड्ढा की तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती जिन्होंने शुरुआती दौर में ही आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली थी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने जो बातें बोली थी वो एकदम सही साबित होती जा रही है और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से देश भर के अंदर एक्सपोज हो चुकी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, पंजाब को लेकर एक बात जो सबके सामने क्लियर है दोस्तों, वो ये कि पंजाब में जिन नेताओं ने पलटी मारी है उनमें से एक भी नेता का खुद का अपना जनाधार नहीं है। ये लोग ऐसे हैं जिनको अरविंद केजरीवाल का करीबी होने के कारण पार्टी से राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया था। ऐसे में पत्रकार अखिलेश शर्मा कहते हैं कि इनके दल छोड़ने से पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। ये जरूरी है कि इनके दल बदलने से आम आदमी पार्टी के संगठन और नेतृत्व और ढांचे को कमजोर होने की ओर इशारा मिलेगा और विचारधारा को भी ताक पर रखकर आर्थिक उद्देश्य से राज्यसभा देने पर सवाल उठेंगे। लेकिन इनके जाने से ऐसा कुछ पंजाब में असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मास लीडर नहीं था। और वैसे भी दोस्तों, अगर ये मास लीडर होते तो इनको चुनाव लड़वाया गया होता, और चुनाव आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं लड़वाती क्योंकि उनको पता है कि राघव चड्ढा चुनावी मैदान में उतरेंगे तो अपने दम पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और इसीलिए इन सबको राज्यसभा भेजा था। लेकिन राज्यसभा में इन सब ने आम आदमी पार्टी ही हालत खराब कर दी है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर खालिस्तानी बताया गया था दोस्तों राघव चड्ढा को, यानी बीजेपी के IT सेल का मेंबर मिस्टर सिन्हा 21 मार्च 2024 को राघव चड्ढा को निशाने पर लेते हुए खालिस्तानी से जोड़ा हुआ बताया गया दोस्तों, यानी खालिस्तानी एंगल से जोड़कर राघव चड्ढा की आलोचना की गई। लेकिन अब लोगों ने कहा कि अब तुम्हें खालिस्तान का समर्थक यानी राघव चड्ढा जिसको लेकर तुम दावा कर रहे थे ये खालिस्तानी मूवमेंट के साथ में खड़े हैं, तो अब उन लोगों को ही डिफेंड करना पड़ेगा। यानी दोस्तों, IT सेल वालों की जिंदगी सबसे ज्यादा खराब है दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों को ये लोग गालियां देते हैं उनको कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका बचाव करना पड़ता है। यानी IT सेल वालों का ना कोई दीन है ना ईमान है। और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी IT सेल के लोग हैं दोस्तों, ये लोग पूरी तरीके से अपने ही पार्टी के लोगों के द्वारा एक्सपोज कर दिए जाते हैं दोस्तों। यानी राघव चड्ढा को लेकर अनाप शनाप बोलने वाले अब राघव चड्ढा की बातों में हाँ मिलाएंगे और राघव चड्ढा की बातों को जोर शोर से फैलाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के नेता कहते हैं, सांसद कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों ने अपने भविष्य को खुद चौपट कर लिया है। 5 विधायकों को इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में कूदना चाहिए। बीजेपी ने विधायकों की वोट तो ले ली लेकिन उनको पार्टी में शामिल नहीं करवाया। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो इनको पार्टी में शामिल करवाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये पार्टी में हो जाएंगे शामिल तो इन सबकी विधायकी चली जाएगी दोस्तों, और इसीलिए बीजेपी को उकसा रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के 73 सांसदों ने नोटिस देते हुए
हुए सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पोस्ट से हटाने की मांग की है। दरअसल दोस्तों कदाचार का आरोप लगाया गया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 73 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रपति को एक नोटिस सौंपा है। कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी और बताया कि सांसदों ने राष्ट्रपति को संबंधित एक पत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पोस्ट से हटाने की मांग की है और महाभियोग की मांग करते हुए कदाचार का आरोप लगाया गया है। अनुच्छेद 324(5) के तहत और अनुच्छेद 124(4) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की शर्तों से जुड़े कानून के आधार पर यह कार्रवाई करने की मांग की गई है। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 9 विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं और जो विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं वो विस्तृत में है और कांग्रेस पार्टी की ओर से ये पूरा प्रस्ताव दिया गया है। दोस्तों देखते हैं इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। राष्ट्रपति को सौंपे जाने के बाद ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रपति इस पर क्या कोई कार्रवाई करेंगे। यदि राष्ट्रपति इस नोटिस को स्वीकार कर लेती है तो संसद के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया देश के राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इस घटनाक्रम पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि यह भारत के चुनावी लोकतंत्र के भविष्य को प्रभावित करेगा। दोस्तों अब देखना यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। साथ साथ दोस्तों बिहार में जैसे बीजेपी ने अचानक से सम्राट चौधरी को अपना मुख्यमंत्री बना दिया और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने घाटी नेता थे उनको साइडलाइन कर दिया गया, चाहे विजय सिन्हा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह हो, नंद किशोर यादव हो और तमाम बड़े नेता हो जो बीजेपी से जुड़े रहे। दोस्तों उन सबको साइडलाइन करके उन सबकी जगह एक ऐसा व्यक्ति जो पुराने टाइम में आरजेडी में रहा हो उस व्यक्ति को यानी सबसे ज्यादा टाइम तक आरजेडी में रहने वाले व्यक्ति सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में सरकार में जो 3 टॉप लेवल के लीडर है उसमें एक भी भाजपाई नहीं है। उन्होंने कहा कि जो विजय चौधरी हैं वो तो कांग्रेस से आए हुए हैं जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरे विजेंद्र यादव है जो जनता दल से जुड़े रहे हैं और सम्राट चौधरी हैं जो लालू यादव जी के पाठशाला से निकले हुए हैं। तो ये तीनों के तीनों नेता नॉन बीजेपी वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो ये सब देख के खुश हो रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा झटका अगर किसी को लगा है तो वो भारतीय जनता पार्टी को लगा है क्योंकि बीजेपी का एक कार्यकर्ता उम्मीद करता था कि उसको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से आए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी के कार्यकर्ता को हो रहा है और भाजपा का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा नाराज है। वो आगे कहते हैं कि सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री को हटाने वाला पगड़ी सही से रखना चाहिए वरना विजय सिन्हा की नजर उस पर बनी हुई है। यानी दोस्तों नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाने के लिए पगड़ी का संकल्प लेते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पगड़ी तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकूंगा। और इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी और आज नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को पता है कि आज की डेट में बिहार बीजेपी में सबसे बड़ा विवाद बीजेपी के 2 गुटों के बीच में है। एक वो गुट है दोस्तों जो दूसरी पार्टी से आकर बीजेपी में बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच चुका है और दूसरा बीजेपी और संघ के पुराने कार्यकर्ता है जिनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई और सम्राट चौधरी को बाहर से आया हुआ व्यक्ति माना जाता है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कट्टर कार्यकर्ता है वो इनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है और इसीलिए सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं बुरी तरीके से पार्टी के अंदर फंस रहे हैं और तेजस्वी यादव इसी पर मजे ले रहे हैं दोस्तों और विजय सिन्हा को भड़का भी रहे हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर तारीफ की है दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस विपिन पंचोली की बेंच ने राज्य में चुनावी हिंसा न होने पर संतोष जताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भारत के नागरिक के रूप में मुझे मतदान प्रतिशत देकर बहुत खुशी हुई और जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, वोट का प्रयोग करते हैं तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं वे लोग समाधान के लिए कोर्ट की तरफ से नियुक्त 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल में जाकर संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रहा था दोस्तों और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल से कहा कि वे उन लोगों को पहले सुनवाई का मौका दे जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाते हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कई सारे मामले को लेकर चुनौती दी गई है दोस्तों जिस पर सुनवाई कोर्ट के अंदर चल रही थी और इस तरीके की बातें खुलकर सामने आई है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया दोस्तों। ये मामला असम के मुख्यमंत्री शर्मा की पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका में 50,000 करोड़ की कंपनी होने के आरोप से जुड़ा हुआ है दोस्तों। खेड़ा ने यह आरोप 5 अप्रैल को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया था। इसके बाद असम के अंदर सीएम की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज कराई दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के नेता ने एफआईआर के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट में ट्रांजिट जमानत मांगी थी। बाद में उनको मिल भी गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया और अब गुवाहाटी हाईकोर्ट में आने के लिए बोला जा रहा है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि पवन खेड़ा क्या कदम उठाते हैं। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को दुर्भाग्यवश बताया दोस्तों। और शिमला के अंदर मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष पर एफआईआर करके उनके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के लोग बीजेपी के खिलाफ ना बोले और मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज दबाने के लिए विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस तरीके की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने आलोचना की है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पंचायती राज दिवस के अवसर पर कहा कि 73वें संशोधन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई ऐतिहासिक पहल का परिणाम यह है कि आज देश भर के अंदर लगभग 15 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थान में सक्रिय भूमिका निभा रही है, जो दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक भागीदारी में से एक है। कांग्रेस की सरकार के समय 1993 में 77वें संशोधन विधेयक के माध्यम से कानून के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों के अंदर महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी तो 33% आरक्षण बहुत पहले लेकर आ चुकी है, 1993 में ही लेकर आ चुकी है। और बीजेपी वाले अभी तक पार्लियामेंट के अंदर महिला आरक्षण के बारे में केवल चर्चा कर रहे हैं, केवल चुनावी और राजनीतिक फायदा लेने के लिए तमाम तरीके के ड्रामे किए जा रहे हैं। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी को महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है और बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी की होड़ नहीं कर सकते। खासकर महिला आरक्षण के मामले पर कांग्रेस ने तो 1993 में ही आरक्षण दे दिया था दोस्तों। बीजेपी अभी ऐसा नहीं कर पा रही है और जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का दिखावा है। ये महिला विरोधी विपक्ष को साबित करना चाहते हैं, लेकिन सबको पता है कि विपक्ष महिला विरोधी नहीं है, बल्कि बीजेपी के लोग महिला विरोधी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 3-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर जो डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करते हुए इसे महिला आरक्षण के विरोध में बताते हुए एक प्रदर्शन कर रहे थे मुंबई के अंदर दोस्तों, जहां पर लोगों को रोड पर रोका गया था, लोगों को बार बार ट्रैफिक में रुकना पड़ रहा था। तो इस बात को लेकर एक महिला नाराज हो जाती है दोस्तों और मंत्री को जोरदार तरीके से फटकार लगाई जाती है। अब उस महिला के बारे में जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। हालांकि पुलिस ने यानी मुंबई की पुलिस ने साफ तौर पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करते हैं किस तरीके की अफवाह ना फैलाई जाए। लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि जिस तरीके से एक माहौल बना था और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को आम जनता की ताकत का एहसास हुआ था, ये बात तय है कि मुंबई और तमाम ऐसे क्षेत्र जो जागरूक इलाके हैं दोस्तों, वहां पर भाजपा को पता चल गया होगा कि आम जनता कितनी नाराज है भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी कल्चर से दोस्तों। और दूसरा, वीवीआईपी कल्चर के साथ में कांग्रेस पार्टी पर हर बात को लेकर आरोप लगाने को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष और जनता भी नाराज है। जनता पूछ रही है कि बीजेपी वाले ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने विकास के नाम पर क्या कुछ किया है। केवल कांग्रेस ने नहीं करने दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, इसे काम नहीं चलता। अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से धीरे करके इसका असर देखने को मिलेगा तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के लोग दावा कर रहे थे कि शशि थरूर आज नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं और आज तक तो शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं गए दोस्तों। लेकिन राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के एक ऐसे चेहरे के तौर पर जाने जाते थे, जिनको युवाओं की आवाज माना जाता था दोस्तों, वो आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, जिसको उन्होंने कुछ दिनों पहले गुंडों की पार्टी बताया था, यानी गुंडों की पार्टी में बीजेपी में शामिल हो गए ये व्यक्ति। आप लोग इनके बारे में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि 3 दिन से मैं गुजरात में हूं, जिस समय गुजरात में हजारों कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सारे खतरे और बीजेपी की धमकियां झेलकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने में खून पसीना बहा रहे हैं। उसी समय कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का सौदा कर लिया और जो राज्यसभा सदस्य आज बीजेपी के सामने झुक गए, अपनी निजी मजबूरियों के कारण, डर और लालच के कारण उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है। उन्हें पता होना चाहिए कि पंजाब गद्दारों को तो कभी माफ नहीं करता। कुल मिलाकर पंजाब के राज्यसभा के ज्यादातर सांसद बीजेपी में चले गए दोस्तों। तो ये चौंकाने वाली बात थी। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रवीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की तरफ तंज कसते हुए एक बात कही दोस्तों। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें गंगा सागर में मौजूद थे और गंगा नदी पर बोट में सवारी कर रहे थे दोस्तों। इस तस्वीर को शेयर करते हुए रवीश कुमार ने कहा कि जिस शहर में गंगा गुजरती है उसे दिव्य बना देती है। कोलकाता में आप अगर मौजूद हैं और गंगा के किनारे पर नहीं गए तो फिर आप कहां गए? बात उसकी नहीं है क्या गंगा निर्मल है, ये बात है क्या गंगा की सौगंध उठाकर देश की संस्थानों की निष्पक्षता का दावा कर सकते हैं? इसका जवाब आप जानते हैं, मगर गंगा का क्या दोष है? वह तो सबकी है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए ये बातें बोल रहे हैं और उन्होंने खुद की भी अपनी तस्वीर शेयर की है गंगा में, जब वो गए थे गंगा के ऊपर बोट में बैठे हुए थे दोस्तों। ऐसे में नरेंद्र मोदी जो अभी हाल फिलहाल में हावड़ा ब्रिज के पास गंगा में जाकर बोट में शामिल हुए थे दोस्तों, यानी बोट में बैठे हुए थे और फोटो खींचने की बातें चल
रही थी तो कैमरा लेकर ऐसे खड़े थे जैसे नरेंद्र मोदी खुद फोटो खींच रहे हो, लेकिन सबको पता था कि फोटो वोटो तो खींचना आता नहीं होगा, तो केवल दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा, रवीश कुमार भी तंज कसने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। दोस्तों इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को लेकर एक और अपडेट यह है कि राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले, ये बातें 4-5 महीने से ही चर्चा का विषय बनी हुई थी दोस्तों। लेकिन जो एक क्रोनोलॉजी है यानी एक टाइम लाइन है उसे देखिए। दरअसल राघव चड्ढा को हटाकर राज्यसभा में अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर यानी उप नेता बनाया जाता है दोस्तों। ईडी ने अशोक मित्तल के घर पर कुछ दिनों पहले उनके कई सारे प्रॉपर्टी पर जाकर छापेमारी की दोस्तों, और अशोक मित्तल राघव चड्ढा के साथ में मिलकर पार्टी में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और ये पूरी तरीके से पावर का दुरुपयोग करने का मामला है। भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से पावर का दुरुपयोग करने में लगी पड़ी है। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच एसआईआर के चौंकाने वाले आंकड़े को लेकर अफसरों के बयान भी आने लगे हैं और कई सारे लोग इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के अंदर एक जो अपडेट है वो ये कि एसआईआर से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर राज्य में चुनावी ड्यूटी में तैनात एक अधिकारी ने वोटर लिस्ट में उनके नाम के गायब होने की शिकायत की दोस्तों। और इन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर करके शिकायत की कि उनके नाम को एसआईआर सूची से हटा दिया गया है। हालांकि इन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को अपीलीट ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए बोला है। और आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। देखने का आपको चैनल जय हिंद जवाहर, जहाँ से वीडियो को शेयर कीजिए।